Morning, everyone. Today we will do Gauss's theorem in electrostatics. So first of all, what do we mean by Gauss's theorem? Why we use Gauss's theorem? Gauss's theorem given by the Gausses to find out the electric field due to any kind of charge distribution. Let us suppose अगर हमने चार्ज को किसी भी शेप में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करें, तो उसका एक मेथड दिया है गॉसेस ने इन फॉर्म ऑफ गॉसियन थ्योरम. लेट्स स्टार्ट. गॉस थ्योरम बेसिकली क्या कहती है? Gauss's theorem states that surface integral of electric field intensity over any closed hypothetical surface, which is called as Gaussian surface, in a free space is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface. अगर सरफेस में अगर हमने टोटल चार्ज क्या दिया है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एंड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी दैट विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज enclosed by the surface divided by epsilon. That is phi e is equal to integral e vector dot ds vector is equal to 1 by epsilon naught summation I 1 to n qi. ये 1 to n का मतलब है कि कितने चार्जेस हैं, एक है, दो है, तीन है, तो उसको हमने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ दिस. अब जो फाई है, यहाँ पर जो टर्म फाई ई दिख रही है, ये आपको पता है क्या होती है? दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे उस सर्फेस को जो हमने कंसिडर किया है. वो हम इसको आगे प्रूव करेंगे इसका. तो प्रूफ हमने एक प्लस के चार्ज, एक पॉइंट चार्ज हमने कंसिडर कर लिया सेंटर ओ पर, और उसके अराउंड हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया जो कि आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है. और उसके ऊपर हमने एक स्मॉल सरफेस डीएस ले लिया जो कि एट डिस्टेंस आर है फ्रॉम द सेंटर. और इस स्मॉल सरफेस को जो हमने कंसिडर किया है, उसका जो एरिया वेक्टर है वो होगा आउटवर्ड नॉर्मल टू सरफेस. नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस. और उस प्लस के वो चार्ज के करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगी? दैट विल बी एक्टिंग आउटवर्ड रेडियली एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो बिकॉज ऑफ दैट ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों क्या हो गए? एक डायरेक्शन में. तो यूजिंग गॉसियन थ्योरम d phi is equal to e vector dot ds vector that will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square r cap. तो ये r cap है, ये बता रहा है डायरेक्शन e वेक्टर की. डॉट ds n cap, जो n cap है वो ds वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है. यहाँ पर n cap का मतलब है नॉर्मल यूनिट वेक्टर. तो एक और चीज है, r cap और n cap दोनों क्या है? दे आर यूनिट वेक्टर. और यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? द यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर हैविंग ए यूनिट मैग्नीट्यूड and that gives the direction of that particular vector. तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये मेरा बन गया 1 by 4 epsilon naught क्यू डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट एन कैप. तो हम इस आर कैप डॉट एन कैप की वैल्यू को सॉल्व करेंगे. आर कैप डॉट एन कैप क्या बन जाएगा? 1 इंटू 1 कॉस 0 इक्वल टू 1. अब ये कैसे आया? हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़े हुए हैं +1 में. डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ए बी कॉस थीटा. अब यहाँ पर जो एंगल है ई वेक्टर और डीएस वेक्टर में कितना है? 0 डिग्री. दैट्स वाई यहाँ पर कॉस 0 डिग्री आ गया. और जो आर कैप है और एन कैप है, बीइंग ए यूनिट वेक्टर्स, उनकी जगह का क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1. तो दैट्स वाई ये जो आर कैप डॉट एन कैप है वो क्या बन गया? 1. तो therefore above expression becomes d phi is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q ds by r square. अब ये जो डी फाई आई है ऊपर वाली एक्सप्रेशन, ये आई है इस स्मॉल सरफेस डीएस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करें. अगर हमने पूरे सरफेस में से देखना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करनी है, तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द सरफेस. और ये सॉल्व करके आ जाएगा मेरा 1 by 4 pi epsilon naught क्यू बाई आर स्क्वायर 4 pi r square. जो 4 pi r square है वो है एरिया ऑफ दैट स्फीयर, क्योंकि जो मेरा गॉसियन सरफेस है उस प्लस के चार्ज के अराउंड वो स्फीयर फॉर्म में है. दैट्स वाई उसका जो एरिया होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर. तो सॉल्व करके मेरा आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन व्हिच इज द गॉसियन स्क्वायर. ओके, ये आ गया इसका प्रूफ आ गया कि हाउ वी कैन प्रूव द गॉसियन स्क्वायर. अब हम फर्दर आगे करेंगे गॉसियन थ्योरम की एप्लीकेशन. जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, वी विल डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉसियन लॉ. कि हम
गॉसिस लॉ को यूज करके कूलम्ब्स लॉ को हम प्रूव करें। तो फॉर दैट अगेन हमने वही सिमेट्रिकली हमने एक चार्ज ले लिया प्लस क्यू एट द सेंटर ओ, और उस प्लस के चार्ज के करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर को निकलेगी, और उस स्मॉल सरफेस के ऊपर हमने जो हमारा जो ऑरेंज कलर का जो पार्ट है दैट इज वर्जिंग सरफेस है, उसके ऊपर हमने स्मॉल सरफेस ले लिया, और वो जो एट ए डिस्टेंस आर होगा फ्रॉम द सेंटर, और उसका एरिया वेक्टर अगेन बाहर से। और देखो दोनों ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगेन यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। फ्रॉम गॉसिस लॉ फाई ई इज इक्वल टू इंटेग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमने इस इंटेग्रल पार्ट को सॉल्व करना है ई वेक्टर डॉट डी एस पे, क्योंकि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। तो दैट्स वाई ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, फाइव ई इंटेग्रल ई डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और बचेगा फाइव ई इक्वल टू ई इंटेग्रल डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस डी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटेग्रल डी एस की 4 पाई r², क्योंकि मेरा जो सरफेस है वो स्पेरिकल शेप में है, तो उसका एरिया क्या आ जाएगा 4 पाई r²। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी इस चार्ज के करके, सिंगल चार्ज के करके। अब हमने क्या किया, इस सिंगल चार्ज के अलावा एक और चार्ज हमने कंसिडर कर लिया, क्यू नॉट चार्ज ले लिया उस सरफेस के ऊपर, और हमने देखना है कि उस स्मॉल क्यू चार्ज जो कि सेंटर पर पड़ा है उसके करके उस क्यू नॉट चार्ज जो हमने सरफेस के ऊपर अब रखा है उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। तो वो किसके ऊपर आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये आई कैसे, हमने पता है इलेक्ट्रिकल डेंसिटी की डेफिनेशन पता क्या होती है। इलेक्ट्रिकल डेंसिटी क्या होती है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, कि एक चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी नो मैथमेटिकली ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो वहां से हम फोर्स निकाल देंगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स द ई वेक्टर। अब हमें ऊपर ई वैल्यू निकाली हुई है, तो हमने उस ई वाली वैल्यू को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास फोर्स एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। So in this way, we will define or we can prove the Coulomb's law using the Gauss's law. Okay. अब नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन हम एक करेंगे हम, that will be a electric field intensity due to infinitely long state charged wire। मतलब कि जो हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस शेप में है, एक वायर के शेप में। लेट्स स्टार्ट। हमने एक स्टेट वायर कंसिडर कर ली, उसके ऊपर हमने ज्यूम कर लिया कि हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और ये जो वायर है दोनों इनफाइनाइट लेंथ पर जा रही है, टुवर्ड्स राइट भी अप टू इनफाइनाइट जा रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट दोनों की जा रही है, इनफाइनाइट लेंथ की है वायर। अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा हो सकता है, दैट विल बी इन शेप ऑफ सिलेंडर। ओके, अब हम इस सिलेंडर के ऊपर देयर आर 3 सरफेसेस, देयर आर 2 बेस पार्ट सिलेंडर के और एक उसका लेंथ पार्ट है। तो दैट्स वाई यहाँ पर 3 सरफेस होंगे, और ये तीनों सरफेस के करके देखेंगे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ओके, तो ये गोल सरफेस के बारे में बता दिया, और हमने अज्यूम कर लिया जो ये सिलेंडर है उसका रेडियस कितना है, आर है, और लेंथ कितनी है, एल है। इस अभी मैंने कहा कि ये सिलेंडर के ऊपर 3 पार्ट है, 2 बेस पार्ट है और एक लेंथ पार्ट है। तो पहले बेस पार्ट के ऊपर हमने ए पॉइंट ले लिया, और उसका छोटा सरफेस हमने ले लिया डी एस, जो कि टूवर्ड्स राइट हैंड साइड एक्ट कर रहा है। और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर यानी एट पॉइंट ए पॉइंट पर इस प्लस जो हमने लाइन चार्ज ली है इसके करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे को लग रही है, यानी परपेंडिकुलर टू द डीएस वेक्टर। हमने एक और सरफेस ले लिया बी पॉइंट पर, जो कि दूसरे बेस पार्ट पर है सिलेंडर के, उसके करके जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड निकलेगा, दैट विल बी एक्टिंग नाउ लेफ्ट हैंड साइड। और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर दिस सरफेस होगी, सॉरी डीएस वेक्टर की होगी। एक और हमने सरफेस कंसिडर कर लिया लेंथ पार्ट के ऊपर सिलेंडर के एट पॉइंट सी, और इस लेंथ पार्ट के ऊपर जो हमने छोटा सरफेस लिया है इसका एरिया वेक्टर होगा अपवर्ड नॉर्मल टू दिस सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड पर इस पॉइंट पर कितनी होगी, जो होगी दैट विल बी एक्टिंग आउटवर्ड परपेंडिकुलर। अब देखो आपको फिगर पे आपको ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पर आपको ऑब्जर्व कर रहे होगे कि जो ए पार्ट है और बी पार्ट है यहाँ पर ई वेक्टर और डी एस वेक्टर में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और
जो लेंथ पार्ट है यानी सी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर में जो एंगल है वो कितना है, 0। ओके, तो बाय यूजिंग गॉसेस लॉ वी नो दिस इज द गॉसेस लॉ, ये हमने ऊपर पढ़ के आए हैं अभी। अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ दिस ए बी सी जो हमारे सरफेस कंसिडर किए हैं, इन 3 पॉइंट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। ई वेक्टर डॉट डी एस ये ओवर द होल सरफेस है, दैट विल बी इक्वल टू द ए ए पार्ट प्लस बी पार्ट और सी पार्ट। यानी हमने क्या किया, इसको ए सरफेस जो है हमारा बेस का एक, जो मेरा बेस पार्ट है पहला उसके अलोंग कर दिया, फिर दूसरे बेस पार्ट के अलोंग कर दिया, देन जो तीसरा लेंथ पार्ट है उसके अलोंग हमने इसको निकाल लिया। अब क्योंकि ए पार्ट और बी पार्ट या ए पॉइंट और बी पॉइंट पर जो एंगल है ई वेक्टर और डी एस वेक्टर में 90 डिग्री है, तो दैट्स वाई ये आ जाएगा ई डी एस कॉस 90 ओवर द सरफेस ए पार्ट प्लस EDS cos 90 over the surface B part and EDS cos 0 degree over the surface C part। ओके, क्योंकि C पार्ट के ऊपर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और DS वेक्टर में एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब देखो cos 90 क्या होता है, 0। इट मीन्स जो मेरा A सरफेस है या A रीजन है सिलेंडर का, जो B रीजन है सिलेंडर का, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इसका मतलब है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में इस लाइन चार्ज के करके। तो जो सिर्फ कौन सा पार्ट करेगा, ओनली लेंथ पार्ट करेगा। तो ये आ जाएगा मेरा ई डी एस, और इस डी एस जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई आर है, क्योंकि बेस पार्ट तो निगलेक्ट हो गए, सिर्फ कौन सा पार्ट बचा, ओनली लेंथ पार्ट। और लेंथ पार्ट मतलब कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा, क्या होता है 2 पाई आर एच। और यहाँ पर जो एच है दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो दैट्स वाई क्या आ गया ई इंटू 2 पाई आर एल। नाउ वी नो, जब हम कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अब वो चार्ज हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, अगर वो चार्ज अलोंग द लेंथ है तो हम उसमें एक टर्म यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। हमने एक वायर के ऊपर एक पर्टिकुलर हिस्से में कितना चार्ज किया है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर कितना चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हम इन टर्म्स ऑफ लैम्डा रिप्रेजेंट करेंगे। तो E इंटू 2 पाई आर एल विल बी इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से एल एल वाला पार्ट कट जाएगा, तो बचेगा कि मेरा E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ये चाहे आप ऊपर वाले भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा बाय आर, another expression of this electric field due to this line charge distribution, or in vector form that will be equal to E vector is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 lambda by r into r cap। ये जो आर कैप है ये याद रखना, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 नहीं होता। अब वो कह रहा है कि अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के करके, मान लो अगर हमने लाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, वायर के ऊपर जो हमने जो चार्ज दिया वो पॉजिटिव नेचर का है, तो उसके करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर को निकलेगी, दैट विल बी एक्टिंग आउटवर्डली रेडियली, बाहर को निकलेगी मतलब 90 डिग्री। पर अगर वही चार्ज पॉजिटिव जगह नेगेटिव है, वायर के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो उसके करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी एक्टिंग रेडियली इनवर्ड यानी टुवर्ड्स द वायर। Okay, so this is the application of the Gaussian theorem. So thank you very much.